अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सर फादर अगेन विद वीडियो। और इस बार जो वीडियो का टॉपिक है वो है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। लास्ट वीडियो आपने देखी होगी मेरी जो कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर पे थी, उससे लास्ट वीडियो हमारी थी ब्रेक इवन के ऊपर। तो ये वीडियो है हमारी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के ऊपर। कॉस्टिंग का बहुत बड़ा सेक्शन डिपेंडेंट है आपके ए लेवल अकाउंटिंग का एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर। लेकिन पहले आज हम समझेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सर ये वर्ड एब्जॉर्प्शन क्यों इस्तेमाल होता है, वर्ड एब्जॉर्प्शन क्यों कहा जाता है? द वर्ड एब्जॉर्प्शन मीन्स टू एब्जॉर्ब समथिंग। सो व्हाट टू एब्जॉर्ब इन दिस, भाई इसमें क्या एब्जॉर्ब करेंगे आप? सर ये क्या मतलब, अजीब सी बात हो गई एब्जॉर्ब करना। देखो इसमें आप एब्जॉर्ब क्या करोगे, इसमें आप एब्जॉर्ब जस्ट करोगे क्या, कॉस्ट को। अकाउंटिंग की दुनिया में कॉस्ट का एक बहुत बड़ा नाम है। कॉस्ट को एब्जॉर्ब करोगे कैसे? कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जिसको आप एक प्रोडक्ट में नहीं लगा सकते, उन कॉस्ट को कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। आज अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कितने रुपए की बिजली लगा दी आपने एक यूनिट को बनाने में, आप नहीं बता सकते। आपका लेट सपोज कितना खर्चा आ गया मेंटेनेंस के अंदर, पर यूनिट पे कितना खर्चा आएगा आपकी मेंटेनेंस पे, आपने मेंटेनेंस करा 50,000 की, तो एक यूनिट आपका, एक यूनिट की वजह से कितनी मेंटेनेंस है आप नहीं बता सकते। तो वो कॉस्ट जो एक प्रोडक्ट पे नहीं एलोकेट हो सकते, एक प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसके साथ लगा नहीं सकते, उसको आप कहते हो इनडायरेक्ट कॉस्ट। उस इनडायरेक्ट कॉस्ट को आप क्या करते हो, एब्जॉर्ब करते हो। कैसे एब्जॉर्ब करोगे, उसके अंदर आप मेथड सीखोगे आगे। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ये कैसे निकलता है, इसकी भी एक लंबी चौड़ी कहानी है, वो मैं आपको सुनूंगा। कहानी सुनो, आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। पहली चीज होगी भाई अपोर्शनमेंट, जिसको वो कहता है प्राइमरी अपोर्शनमेंट। सवाल दे देगा आपको और कहेगा प्राइमरी अपोर्शनमेंट करो, मतलब प्राइमरी अपोर्शनमेंट कैसे, बहुत सारी कॉस्ट दे देगा आपको और कहेगा इसको एलोकेट करो किस पे, डिपार्टमेंट्स पे। यूं समझे फ्री के नंबर, बिल्कुल फ्री के, कोई एफर्ट नहीं करनी, बस सिर्फ एलोकेट करना। फिर सेकेंड चीज होती है सेकेंडरी अपोर्शनमेंट। प्राइमरी अपोर्शनमेंट में क्या करते हो, आप सारी चीजों को, अपने सारी चीजों के ऊपर वो करते हो, अपोर्शन करते हो। 6 डिपार्टमेंट से 6 डिपार्टमेंट में आपने क्या किया, कॉस्ट को एलोकेट कर दिया। अब सेकेंडरी अपोर्शनमेंट में क्या होगा, आप सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को कहाँ ले जाओगे, प्रोडक्शन पे। अब सवाल, सर सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट थी, अब प्रोडक्शन में क्यों लेके आ रहे हो? भाई सर्विस डिपार्टमेंट कुछ प्रोड्यूस थोड़ी करता है, प्रोड्यूस कौन करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो सर्विस डिपार्टमेंट जो है ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की वजह से, तो उनको सर्विस देनी है। तो ये सर्विस डिपार्टमेंट की जितनी कॉस्ट होगी वो कहाँ ले जाएंगे हम, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। फिर इन दी एंड हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की डिफरेंट कॉस्ट हो जाएगी टोटल में। लेट सपोज 3 डिपार्टमेंट्स है तो 3 की कॉस्ट हो जाएगी, इसकी 1000 है लेट सपोज, इसकी 2000 है और इसकी 3000 है। फिर हम करेंगे इनको डिवाइड बाय यूनिट्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, OAR। ठीक है, इस सारे प्रोसेस को आपको उम्मीद है समझ तो बिल्कुल नहीं आया होगा अभी। तो आज हम प्रैक्टिकली करते हैं इसको। एक सवाल निकाला मैंने, उस सवाल में इम्प्लीमेंट करते हैं इंशाल्लाह साथ। ठीक है, तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा। ये सवाल है 2012 का, ठीक है, वेरिएंट 22 और क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ते हैं सवाल को साथ साथ में। इंस्टल लिमिटेड हैड एस्टिमेटेड द फॉलोइंग फैक्टरी इनडायरेक्ट कॉस्ट। मैंने आपको पहले बताया था भाई इनडायरेक्ट कॉस्ट को एलिब्रेट करना। फॉर इट्स फाइनेंशियल ईयर ended 30th April 2012. Indirect wages, repairs and maintenance, rent and rates, machine insurance, premises insurance, electricity, power, depreciation of machinery और लास्ट में कंज्यूमेबल्स है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं सर, नीचे आपके पास कुछ डेटा है। द कंपनी कैलकुलेटेड सुटेबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच ऑफ इट्स 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मशीन कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मशीन आवर्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स, फ्लोर एरिया। अब मैं अगर कहूँ इनडायरेक्ट वेजेस को किस पे एलोकेट करना चाहिए, इनडायरेक्ट वेजेस को एलोकेट करना चाहिए किस पे, आपको डायरेक्ट लेबर आवर्स के ऊपर। ठीक है, क्यों इनडायरेक्ट लेबर को आप, इनडायरेक्ट वेजेस को डायरेक्ट लेबर आवर्स पे क्यों करोगे, तो आप लेबर आवर्स के हिसाब से आपकी क्या होगी, वेजेस एलोकेट होती है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है प्राइमरी एलोकेशन का, जिसमें आपने बेसिस डिसाइड करनी होती है, चीजें देखनी होती है, कौन सी चीज पे क्या इम्पैक्ट आएगा। नेक्स्ट है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी किससे उस पर लग रहा होगा, ये डायरेक्टली लगेगा मशीन कॉस्ट ऊपर, मतलब लगेगा से मुराद के एलोकेट मशीन कॉस्ट की बेसिस पे होगा। ठीक है, देन द थर्ड थिंग इज रेंट एंड रेट्स। रेंट एंड रेट्स एलोकेट किस बेस पे होता है, फ्लोर एरिया के बेस पे। फिर आ जाएगा मशीन इंश्योरेंस। मशीन इंश्योरेंस किस बेस पे होता है, मशीन इंश्योरेंस होगा मशीन कॉस्ट ऊपर। ठीक है, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सॉरी मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा वो कर दिया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो जाएगा आपका डायरेक्ट मशीन आवर्स के हिसाब से। तो जितने घंटे मशीन ज्यादा चली है उतनी मशीन क्या होगी, वो होगी मेंटेनेंस मांगेगी जल्दी से जल्दी। ठीक है, प्रीमिसेस का इंश्योरेंस अगेन किस बेसिस पे होगा आपके पास, प्रीमिसेस का इंश्योरेंस फ्लोर एरिया की बेसिस पे होगा। ठीक है,
और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पावर किस बेस पे होगी, इलेक्ट्रिसिटी पावर आपके पास पावर यूजेज परसेंटेज के हिसाब से एलोकेट करोगे। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन कॉस्ट की बेसिस पे करोगे एलोकेट, ठीक है। और लास्ट में कंज्यूमेबल्स, कंज्यूमेबल्स किस पे एलोकेट करोगे, कंज्यूमेबल्स की डॉलर्स के ऊपर एलोकेट करोगे, ठीक है। अच्छा चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आपने क्या करनी है, सबसे पहली चीज आपने ये करनी है, इसके बाद आपने करना है टोटल। क्या मतलब टोटल, इजिकल टू लिखोगे, इन दोनों को टोटल करोगे, इस चीज को 617 प्लस 332,500, ठीक है। अभी करते हैं आपके सामने टोटल कितना बनता है, ताकि भाई आपको अंदाजा हो जाएगा। 617,500 प्लस 332,500, तो ये आपका बनेगा 9.5 लाख रुपए, 9,50,000। सेकंड इसको मैं इरेज कर दूं, मैंने इसको वो कर दिया, हाईलाइट कर दिया। सेकंड है आपका 202,500 और 22,500, ठीक है। पहले सब चीजों को आपने क्या करना है, लास्ट वाले कॉलम बना के इक्वल टू लिख के सबको करना है टोटल। सर क्यों टोटल कर रहे हैं, क्योंकि भाई आगे हम इसको करवाएंगे टोटल से डिवाइड। ये सारी चीजें आपके सामने होंगी, टेंशन नहीं लेना, सुकून से चीजें देखिए, ईजी होगा सब कुछ इंशाल्लाह। फिर आपके पास है 55500 प्लस 314,500, ये आपकी थर्ड वैल्यू होगी जो कि है 3,70,000। अच्छा ये फर्स्ट वैल्यू है, मैंने इन दोनों को ऐड करके लिए। सेकंड वैल्यू इन दोनों को ऐड करके निकालिए 225,000। थर्ड वैल्यू इन दोनों को ऐड करके निकालिए। अच्छा मेरा सीक्वेंस आउट हो सकता है थोड़ा सा, आप ये नीचे निकालूंगा। 1000 प्लस 2000 3000 3000 और 8000 11,000 11,000 9 20,000, तो ये आपका क्या हो गया, आपके फ्लोर एरिया 20,000 टोटल है। मैं पावर यूजेज परसेंटेज को यहाँ लिख देता हूँ 55 प्लस 35, तो ये ऑलरेडी परसेंटेज में गिवन है जो कि 100 होगा, ठीक है। तो इसको टोटल करने की जरूरत नहीं, ठीक है। डायरेक्टली 55% निकालेंगे, आपका काम हो जाएगा। अब निकालते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकाल लेते हैं भाई। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 70 प्लस 104 प्लस 16 प्लस 10, 200 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं आपके, कि 200 बंदे आपके यहाँ काम करते हैं, ठीक हो गया। अब 200 बंदे आपके यहाँ काम करते हैं, तो आप क्या करोगे, 200 बंदों के हिसाब से अपनी चीज़ों को लेके चलोगे। और लास्ट है कंज्यूमेबल्स, कंज्यूमेबल्स को टोटल कर लेते हैं, इसने हमारा क्या बिगाड़ा है। 9,550 प्लस 9,800 प्लस 550 प्लस 21250, ठीक हो गया 21,150। कैलकुलेशंस चेक कर लेना एक बार दोबारा, मैंने आपके सामने किया, इंशाल्लाह सही होंगी, ठीक है। लेकिन ह्यूमन एरर इज अगेन पॉसिबल। आगे चलते सर, नीचे का डेटा आप अभी नहीं देख रहे, नीचे का डेटा सेकेंडरी अपोर्शनमेंट का होता है, हमेशा नोट कीजिएगा। ये डेटा जब आपको अलग से दिया होगा वो सेकेंडरी अपोर्शनमेंट का डेटा होगा, ठीक है। अब सर करना है क्या, हमने सबसे पहले चीजें क्या करनी है, इनडायरेक्ट वेजेस को हमने क्या करना है, एलोकेट करना है। किस बेसिस पर करोगे, इनडायरेक्ट वेजेस को एलोकेट करेंगे डायरेक्ट लेबर आवर्स में, DLH लिख दिया मैंने। डायरेक्ट लेबर आवर्स टोटल कितने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड वाला डायरेक्ट लेबर आवर्स है, तो थर्ड वाला कितना है 3,70,000, तो 555 डिवाइडेड बाय 3,70,000 मल्टीप्लाई बाय ये 55500 कहाँ से आया, यहाँ से मशीनिंग डिपार्टमेंट। टोटल कितना है 3,75,000। इन शॉर्ट आप क्या करो, परसेंटेज निकाल दो, मल्टीप्लाई बाय कितने से 2120,000। ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा मशीन डिपार्टमेंट का। अब करते हैं असेंबली डिपार्टमेंट। असेंबली डिपार्टमेंट किस तरह होगा, असेंबली डिपार्टमेंट का 314,500 डिवाइडेड बाय 3,70,000 मल्टीप्लाई बाय 2120,000, ठीक हो गया। अभी करके देखते हैं कि आपकी इनडायरेक्ट वेजेस कितनी आती हैं। 55500 डिवाइडेड बाय कितना 3,70,000 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 212 1 2 3 4 4 जीरो, ठीक है। 3,18,000 कहाँ चली जाएगी आपकी, यहाँ चली जाएगी मशीन डिपार्टमेंट, और उधर देखते हैं कितनी जाएगी, उधर कितनी जाएगी, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 3,70,000 मल्टीप्लाई बाय 2120 180 2,000, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 80% प्लस थी, इसलिए यहाँ ज्यादा आएगी। सर अब इसको लिखेंगे कहाँ पे, इसको नीचे जाके लिखेंगे 3,18,000 180 2,000, ठीक है। यहाँ लिखोगे आप 3,18,000 180 2,000, ठीक है। मैं थोड़ा सा अपनी राइटिंग को चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आए।
1802000। यहाँ क्या बेसिस क्या होंगी, बेसिस से आपकी डायरेक्ट लेबर आवर्स DLH, कॉस्ट क्या थी आपकी इनडायरेक्ट वेजेस IW। मैं शॉर्ट फॉर्म्स में लिख रहा हूँ ताकि जगह नहीं है, क्योंकि मेरी आदत नहीं है इतने छोटे बॉक्सेस में लिखने की। आप फुल फॉर्म्स यूज कीजिएगा वरना पेनलाइज हो जाएंगे एग्जामिनेशन के अंदर, प्लीज इस चीज का खास ख्याल रखें। मैं इस चीज को मिटाता हूँ। अब हम सेकंड कौन सा एक्सपेंस लिखेंगे, सेकंड एक्सपेंस होगा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीन। अभी कर लेते हैं रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीन कितना होता है। भाई रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीन के लिए आप क्या करोगे, टोटल मशीन कॉस्ट कितनी है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 4,10,000। डायरेक्ट मशीन आवर्स, डायरेक्ट मशीन आवर्स कितने थे, सेकंड नंबर कितना था 2,25,000। अगेन वही फॉर्मूला मशीन के लिए 202500, ठीक है, और इसके साथ डिवाइड किससे करोगे 2,25,000 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस 4,10,000। अगेन फिर दूसरा वाला कितना था 22,500 डिवाइडेड बाय 22,500 मल्टीप्लाई बाय कितना 2,25,000 सॉरी 4,10,000। ठीक है, मैं मेरा ध्यान राइट पे था, मैंने वही वैल्यू कॉपी कर ली गलती से 4,10,000। ठीक हो गया। अब निकालते हैं कैलकुलेटर की मदद से कि भाई ये कितना आता है आपका, ये आपका आता है 2,02,500 डिवाइडेड बाय 225,000 मल्टीप्लाई बाय कितना 4,10,000, तो ये आएगा 3,69,000 मशीन डिपार्टमेंट। और असेंबली डिपार्टमेंट का कितना होगा अभी देख लेते हैं 22,500 डिवाइडेड बाय 22,500 मल्टीप्लाई बाय 4,10,000 41,000 मशीन असेंबली का आ गया सॉरी। ठीक है, तो अब हम लिख लेते हैं ये क्या था हमारा, ये था रिपेयर एंड मेंटेनेंस R&M। ठीक है, बेसिस क्या थी डायरेक्ट मशीन आवर TMH। ठीक है, आप शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे, बार बार ये चीज कह रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ। 41,000 इज द कॉस्ट, यहाँ डैश यहाँ डैश यहाँ डैश यहाँ डैश, क्योंकि इसमें इसकी एलोकेशन देंगे। सर आपको कैसे पता चला इसकी एलोकेशन नहीं, क्योंकि भाई देखो ना एलोकेशन वाली जगह पर डैश लिखे हुए यहाँ पर, तो नहीं है ना इसका मतलब। थर्ड एक्सपेंस रेंट एंड रेट्स किस बेसिस पे होगा, फ्लोर एरिया के बेस पे होगा। फ्लोर एरिया का टोटल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगेन मैं क्या करूँगा, इसको मिटाऊंगा। जो आपका रेंट एंड रेट्स है वो कहाँ कहाँ एलोकेट होगा, वो आपका हर डिपार्टमेंट में एलोकेट हो रहा है। ठीक है, आपका रेंट एंड रेट्स क्या होगा, हर डिपार्टमेंट में एलोकेट हो रहा है। अगर आप देख सकते हैं रेंट एंड रेट्स फ्लोर एरिया आपका मशीन में भी है, असेंबली में भी है, सर्विस में भी है और कैंटीन में भी है। तो आज वो पहले करते हैं साइड पे M, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेता हूँ ताकि ना जगह मेरे पास बच जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ करता हूँ MAMC। ठीक है, मशीनिंग असेंबली मेंटेनेंस कैंटीन। आज जो करते हैं फ्लोर एरिया कितना है भाई, मशीनिंग का फ्लोर एरिया 9,000 डिवाइडेड बाय कितना है 20,000। सर ये कैसे आया 9,000 प्लस 8,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000 टोटल 20,000। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कितना टोटल रेंट एंड रेट्स है 53,000। जगह थोड़ी कम है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। 8,000 डिवाइडेड बाय कितना 20,000 मल्टीप्लाई बाय 53,000। फिर मशीन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में 2,000 डिवाइडेड बाय 20,000 मल्टीप्लाई बाय 53,000। और लास्ट में आपका कैंटीन डिपार्टमेंट आ जाएगा जिसमें आपके पास 1,000 का फ्लोर एरिया स्क्वायर मीटर, टोटल 20,000 मल्टीप्लाई बाय 53,000। ठीक है, अब लिखते हैं यहाँ पर, जल्दी से करते हैं कैलकुलेशन। 9,000 डिवाइडेड बाय 20,000 45% है मल्टीप्लाई बाय 53,000। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 23,850 पहला वाला। ठीक हो गया, आप दूसरा निकालते हैं। दूसरा है 8,000 डिवाइडेड बाय 20,000 मल्टीप्लाई बाय 53,000, तो ये आ जाएगा 21,200। थर्ड लास्ट करते हैं विच इज 2,000 डिवाइडेड बाय 20,000, ये तो मेरे ख्याल से गालिबन 10% आ जाएगा। 10% मल्टीप्लाई बाय 53,000, तो ये आपका आ जाएगा 5,300। नेक्स्ट आपका है 1,000 डिवाइडेड बाय 20,000 मल्टीप्लाई बाय 53,000, तो
तो ये आपका आ जाएगा 2650। ये आपके क्या आ गए, रेंट एंड रेट्स आ गए। तो आप लिखेंगे रेंट एंड रेट्स, तो उसको पता है किस बेसिस पे, फ्लोर एरिया, FLA लिख दिया मैंने, ठीक है। आप शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे। 23850, 21200, 5300 एंड द लास्ट वन इज 2650। ठीक हो गया। इस तरह एलोकेट करते जाएंगे कब तक, जब तक सारे एक्सपेंसेस हो नहीं जाते। अब क्या होगा, मशीन इंश्योरेंस होगा। मशीन इंश्योरेंस किस बेस पे होगा, 24,000 को एलोकेट करोगे किस बेसिस पे, मशीन इंश्योरेंस को एलोकेट करोगे डायरेक्ट मशीन कॉस्ट से, ठीक है। ये रही मशीन कॉस्ट, डायरेक्ट तो नहीं है खैर, मशीन कॉस्ट है। मशीन इंश्योरेंस को मशीन कॉस्ट की बेसिस पर अगेन कैसे करोगे, प्लस करोगे, फिर इसको डिवाइड कर दोगे। ये सारी कहानी आप कर दोगे यहाँ पे। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वरना क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करेंगे तो लंबी कहानी हो जाएगी। आई होप आपको समझ आ रही चीज़ें, ठीक है। यहाँ आ गया 40,000, लेट्स सपोज यहाँ 60,000 आ गया। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि समझाने के लिए। ये 10,000 आ गया और ये 20,000 आ गया। अब इस बेसिस के ऊपर ये क्या हुआ, प्राइमरी अपॉर्शनमेंट हो गई है। अब मैं यहाँ लिखूंगा सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट। ये 40, 60, 10 मैंने फर्जी तौर पे लिखा है। आप सारे एक्सपेंसेस लिखेंगे तो वैल्यूज डिफरेंट होंगी आपकी, ठीक हो गया। क्वेश्चन पूरा करूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, बहुत मुश्किल होगी फिर वीडियो देखने में, तो इसलिए मैंने वीडियो को शॉर्ट रखा है। कैंटीन को एलोकेट करना है किसके अंदर, मशीन में, असेंबली में और मेंटेनेंस में। 35% ऑफ एक्सपेंस कहाँ जाना चाहिए, मशीन में, 60% जाना चाहिए असेंबली में, 5% मेंटेनेंस में। तो मैंने जो फर्जी वैल्यू ली है, जो अपने तरफ से एग्जाम्पल लिया है, तो वो कितना लिया है, कैंटीन की वैल्यू ली है 10,000। 10,000 का 35% कहाँ जाना चाहिए, 35% जाना चाहिए मशीनिंग में। तो 10,000 का 35 निकालो, वो होगा 3,500, 3,500, ठीक है। उसी 10,000 का आप निकाल लो कितना, 60%, तो ये हो जाएगा 6,000, 6,000। वो कहाँ जाएगा, असेंबली डिपार्टमेंट में। और ठीक है, सॉरी ये मैंने यहाँ पे गलत कर दिया क्योंकि कैंटीन का 20,000 था वैल्यू। तो एक काम कर लेते हैं, बजाय इसके कैंटीन की वैल्यू चेंज करूँ, मैं इन दोनों की वैल्यूज को शफल कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ 20,000 कर देता हूँ। फर्जी वैल्यूज हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं है इसके पीछे, मैं अपने जहन से लिख रहा हूँ जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि किस तरह सवाल सॉल्व होता है, ठीक है। अब बचा कितना, अब बच गया हमारे पास 500। तो ये क्या 5% कहाँ जाएगा, कैंटीन का, कैंटीन का 5% जाएगा मेंटेनेंस में। तो 10,000 का 5% होगा 500। ये कॉस्ट आपकी बन गई 43,500, क्योंकि यहाँ मैंने अपनी तरफ से वैल्यू ली थी 40,000, यहाँ 60,000 लिए तो 66,000 बन जाएगा, और ये 20,500 बन जाएगा। तो ये कैंटीन कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब ये मेंटेनेंस की कॉस्ट, ये कैंटीन की कॉस्ट थी। अब मेंटेनेंस के अंदर आप क्या करोगे, मेंटेनेंस की कॉस्ट 20,500 को एलोकेट करोगे मशीनिंग और असेंबली में। अभी कर देते हैं, किस बेसिस पे होगा ये होगा 20% असेंबली में जाएगी और 80% कहाँ चली जाएगी, असेंबली में। मशीनिंग में 80% और असेंबली में 20%। ये किस बेस पे, मेंटेनेंस की परसेंटेज यहाँ पे ये होगी, ठीक है। तो करते हैं 80% मशीनिंग में डाल देते हैं। 20,500 का 80% 0.8 बनता है, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो 16,400 रह गया, और 20,500 का 20% कितना बन जाएगा, 0.2 विच इज 4,100, ठीक है। ये कॉस्ट भी होगा 0। अब आप क्या करोगे, यहाँ नील होगा, यहाँ भी नील होगा क्योंकि कुछ है ही नहीं। यहाँ आप एक्स्ट्रा दैट टोटल कर दोगे, यहाँ एक्स्ट्रा दैट टोटल कर दोगे। अब आगे आपसे निकलवाया जाएगा OAR। OAR एब्जॉर्प्शन रेट, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकलता है, टोटल बजटेड एक्टिविटी TBA डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड एक्टिविटी। टोटल बजटेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड एक्टिविटी TBA, ठीक है। आप कैसे करोगे, कॉस्ट आपकी लेट सपोज XX लिखी है मैंने, मैं यहाँ लिख देता हूँ 48,000 इसकी कॉस्ट आ जाती है, और इसकी कॉस्ट 50,000 आती है, ठीक है। तो मशीनिंग का आप क्या करोगे, 48,000। मशीन किस बेस पे जाना चाहिए, मशीन जाना चाहिए नंबर ऑफ मशीन आवर्स की बेस पे, ठीक है। तो आप मशीन आवर्स की बेस पे निकाल लोगे, कैसे, टोटल मशीन आवर्स कितने थे, 48,000 का टोटल मशीन आवर्स से डिवाइड करवा दोगे, तो आपके पास आ जाएगा एक रेट जो कि डॉलर्स में होगा। लेट्स सपोज $3 आता है, तो आप क्या लिखोगे, $3 पर मशीन आवर, ठीक है। इसी तरह आप असेंबली भी करोगे। असेंबली में क्या चीज़ इस्तेमाल होती है ज़्यादा, लेबर इस्तेमाल होती है ज़्यादा, तो आप किस बेस पे करोगे, लेबर आवर्स की बेसिस पे, ठीक है।
तो ये आपका ओवरहेड एब्जॉर्प्शन है। फिर अगेन आगे आपका जॉब कॉस्टिंग और ये सब चीज़ें शुरू हो जाती है। इसमें फिर आपको अंडर और ओवर एब्जॉर्ब बताना होता है कि भाई आपने एस्टिमेट किया $4000 के आपके कॉस्ट होगी, ओवरहेड्स लगेंगे, कॉस्ट होगी इनडायरेक्ट कॉस्ट, आपकी लग गई 4500, तो ये क्या हो गया, अंडर एब्जॉर्ब। आपने सोचा कम था, अब आपकी कॉस्ट लग ज्यादा गई, तो ये हो जाएगा अंडर एब्जॉर्ब। आपने सोचा था 4500, आपकी कॉस्ट आ गई 4000, तो ये क्या हो जाएगा, ओवर एब्जॉर्ब। बजटेड कॉस्ट को कंपेयर करते हो एक्चुअल कॉस्ट के साथ अकॉर्डिंग टू द बजट, ठीक है। बजटेड को एक्चुअल से कंपेयर करोगे, इन द एंड यू विल डिसाइड ये अंडर एब्जॉर्ब है या ओवर एब्जॉर्ब है। सवाल उम्मीद है समझ आ गया होगा, एक आइडिया दिया था रफ आपको और चीज़ें बेहतर आ गई। अगर आप मुझसे क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं, चीज़ें समझना चाहते हैं, फहद अली के नाम से फेसबुक पेज है, वहाँ जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या ali.fahad54@gmail.com पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर द ट्यूशन पर्पस। वेयर एवर यू आर सिचुएटेड, मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ, आई कैन गिव यू द ट्यूशन ऑनलाइन। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, आगे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर कोई चीज़ समझ ना आए, और मेरे फहद अली फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा। वहाँ पे व्हाट्सएप का बटन आ होगा, क्लिक करेंगे डायरेक्टली मुझसे चैट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो, कोई ऐसी चीज़ हो, यू कैन अप्रोच मी एनी टाइम, ठीक है। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड, अल्लाह हाफ़िज़।